राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के भीमराव में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की साल भर चलने वाली 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी भी उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इतनी समृद्ध विरासत के साथ आंध्र प्रदेश की महान भूमि को सलामी देने का अवसर पाकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव, अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती और रंपा विद्रोह के 100 साल जैसे प्रमुख आयोजनों के संगम को नोट किया। प्रधानमंत्री ने महान मन्यम वीरुडु अल्लूरी सीताराम राजू को नमन किया और पूरे देश की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के सदस्यों से मिलकर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने आदिवासी परंपरा और आंध्र प्रदेश की परंपरा से उभरे स्वतंत्रता सेनानी को भी श्रद्धांजलि दी। आज एक और देश आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो साथ ही अल्लूरी सीताराम राजू गारू की 125वीं जयंती का अवसर भी है। संयोग से इसी समय देश की आजादी के लिए हुई रंपा क्रांति के 100 साल भी पूरे हो रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर मन्यम वीरुडु अल्लूरी सीताराम राजू के चरणों में नमन करते हुए पूरे देश की तरफ से उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज उनके परिजन भी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। ये हमारा सौभाग्य है कि उस महान परंपरा के परिवार के चरण रज लेने का हम सबको सौभाग्य मिला है। मैं आंध्र की इस धरती की महान आदिवासी परंपरा को, इस परंपरा से जन्मे सभी महान क्रांतिकारियों और बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। अल्लूरी सीताराम राजू गारू की 125वीं जन्म जयंती और रंपा क्रांति की 100वीं वर्षगांठ को पूरे वर्ष सेलिब्रेट किया जाएगा। पंडरंगी में उनके जन्मस्थान का जीर्णोद्धार, चित्तापल्ली थाने का जीर्णोद्धार, मोगल्लू में अल्लूरी ध्यान मंदिर का निर्माण, ये कार्य हमारी अमृत भावना के प्रतीक है। मैं इन सभी प्रयासों के लिए और इस वार्षिक उत्सव के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं उन सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं जो हमारे महान गौरव को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सीताराम राजू गारू के जन्म से लेकर उनके बलिदान तक उनकी जीवन यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने अपना जीवन आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए, उनके सुख दुख के लिए और देश की आजादी के लिए अर्पित कर दिया। दशकों पुराने कानून जो आदिवासी लोगों को बांबू जैसी वन उपज को काटने से रोकते थे, हमने उन्हें बदलकर वन उपज पर अधिकार दिए। आज वन उत्पादों को प्रमोट करने के लिए सरकार अनेक विध नए प्रयास कर रही है। 8 साल पहले तक केवल
12 फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की एमएसपी पर खरीदी होती थी, लेकिन आज एमएसपी की खरीद लिस्ट में करीब करीब 90 प्रोडक्ट्स 90 प्रोडक्ट वन उपज के रूप में शामिल किया गया है। देश ने वन धन योजना के जरिए वन संपदा को आधुनिक अवसरों से जोड़ने का काम भी शुरू किया है। देश में 3000 से अधिक वन धन विकास केंद्रों के साथ ही 50,000 से ज्यादा वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के ही विशाखापट्टनम में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई है। आदिवासी युवाओं की शिक्षा के लिए 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों को भी स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा पर जो जोर दिया गया है, उससे भी आदिवासी बच्चों को पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी। इसी भाव के साथ आंध्र की धरती से महान स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में एक बार फिर मैं नमन करता हूं और आज का ये दृश्य, ये उमंग, ये उत्साह, ये जनसैलाब दुनिया को बता रहा है, देशवासियों को बता रहा है कि हम हमारे आजादी के नायकों को न भूलेंगे, न भूले हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। मैं फिर एक बार इतनी बड़ी तादाद में वीर सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग को जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने स्टार्टअप काउंसिलिंग को उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद किया और साथ ही मेंटरशिप प्रोग्राम को आगे बढ़ाने को सराहा। इस दौरान उन्होंने जेम पोर्टल पर स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए भी जोर दिया और साथ ही संबंधित अधिकारियों को अपने संबोधन में इस संबंध में निर्देश भी दिए। Truly delighted to be amongst all of you here today to release the state's startup ranking 2021. First of all, I'd like to compliment the entire startup team for taking up the issue of 2021 rankings well in time. Traditionally, I've seen most awards, and particularly due to Corona, most assessments, awards, recognitions have got badly delayed. The calendars have got badly messed up because of COVID in the last 2 years. I'm glad that your team has completed this exercise for 21 well in time. And there's a added flavor to something which is on time, something which is completed or announced well in time. The other day I was giving a set of awards for people for export from 17-18 and 18-19. In 22 you are recognizing somebody for a performance 4 years ago. It means nothing. I think by that time the world has moved on. You will end up finding a situation where you are giving an award to somebody for his work in 17-18, but he may be a bankrupt company today. So I think it's important that work is done on time. I would recommend if some of my colleagues could take this message to every other recognition or award that we are giving in any other sector, that we should try and bring it up to date. And all the export promotion councils also be advised accordingly. But good to see that we are assembled here today with a lot of new ideas, a lot of enthusiasm, and a lot of new initiatives, some of which were presented to us by the earlier speakers.
I was just asking Shruti ji, how do you differentiate a startup and a regular entrepreneur who may be starting a normal business? And I think that's something which needs to be recognized more widely by the people, by youngsters, by policymakers. And I think the differentiation is all about innovations. Differentiation is about how we are able to come up with a better way of doing something which has traditionally been happening in a regular fashion. And I think it's that better way, the newness to that idea, which makes it a startup idea. This new mentorship program, and I compliment you, Manoj ji, for your efforts, for the active interest you took, and the entire Startup Advisory Council for not only your association, but the time you are investing, the effort you are putting in, and the enthusiasm that you are all demonstrating. So big thank you to you and your entire team. And I'm sure this new mentorship program, the MARK, will help us, those with ideas going up the value chain or getting support from whichever various initiatives are available either at the center or the states, help them in fructifying their ideas or kind of cook the rice or पकाने के लिए, आइडिया को पकाने के लिए आप मदद कर सकते हैं. I found that 12,000 odd people out of these are registered on GEM. And they've done some good business, 7,000-8,000 crores of business they've done on GEM, I'm told. Can we look at expanding the startups? Because now we have services also on GEM. GEM is the government e-marketplace. I'm sure all government officials would know that. And the media certainly has heard about it quite a lot in recent times. Can we look at more companies coming onto GEM and offering their goods or their services so that as the government start buying more and more from GEM, and we have Manmeet Nanda here and secretary, see how we can in GEM have, you've already got I think a separate corner for startups. That's right. Can we see whether they can pop up with a bold or with a red color or something on GEM so that the people know that this is a startup and all other things being equal, they can get an opportunity to sell their wares. I think we've already in the public procurement rules eased the burden of prior experience or turnover and things like that. But if any of you faces any problem, if any of your startups say that there's any problem, please highlight it so that we can still continue to improvise. Here on 15th of August, 75 years of independence. Congratulations to all of you. Maybe some startups come up with some good ideas for Har Ghar Tiranga, which is also going to be a possible initiative to get the whole nation come together to celebrate 75 years of independence. Let's truly look at a bright future for 135 crore Indians with the startup ecosystem leading from the front. Thank you very much, ladies and gentlemen. 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हैदराबाद में एक जन सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने तेलंगाना की जनता को केसीआर के राज्य में पीड़ित बताया और जन सम्मेलन में जुड़ने वाले जनसमूह को तेलंगाना में होने वाले बदलाव का भी प्रतीक बताया। क्या रहा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरा संबोधन, आप खुद सुने। आज भाग्यनगर में जिस तरीके से अपार जनसमूह आज अपने प्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर है, ये बताता है, ये जो मैं उत्साह देख रहा हूं, ये जो मैं जोश देख रहा हूं, ये जो मैं संख्या देख रहा हूं, यह मुझे इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि आने वाले समय में तेलंगाना से केसीआर का जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी का आना निश्चित है। लेकिन मैंने तेलंगाना की बदलती तस्वीर देखी है। मैं विधानसभा के चुनाव में यहां चुनाव का प्रभारी था। उस समय का वातावरण भी मैंने देखा है और उसके बाद का भी मैं वातावरण देख रहा हूं। जगह जगह पर जिस तरीके से लोग केसीआर की सरकार से त्रस्त हैं, उनके भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, उनके सरकार के अनाचार से त्रस्त हैं और जिस तरीके से विपक्षी दलों को कुचलने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, तेलंगाना की जनता जो बड़ी जागरूक जनता है, उसने तय कर लिया है कि केसीआर को घर बैठाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। इस बात को तय कर दिया। मित्रों, मैं यहां ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भी आया था। उस समय पत्रकार बंधु कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का क्या भविष्य है और हमने कहा था कि हमें ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अभूतपूर्व सफलता मिलेगी और हैदराबाद की जनता ने आशीर्वाद रखा था और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में आशीर्वाद आपने देकर के भारतीय जनता पार्टी का दबका बनाया था। लेकिन आप वहीं नहीं रुके। आपने दुबाका के चुनाव में जिस तरीके से रघुनंदन के माध्यम से धमाका कर दिया और एटला राजेंद्र के माध्यम से हुजूराबाद में हजूर को घेर दिया, गिरा दिया, ये बताता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को आपने आशीर्वाद देना तय कर लिया है। सभी मुद्दों के बारे में प्रधानमंत्री जी चर्चा करेंगे, लेकिन जब आप नीलू की बात करते हो तो मैं ये जरूर कहूंगा कि पानी के बारे में चर्चा करते करते कालेश्वरम प्रोजेक्ट 32,000 करोड़ से आज 1,32,000 करोड़ पहुंच गया। ये केसीआर का एटीएम बन गया, ये हमको समझना चाहिए। भ्रष्टाचार, अनाचार, केंद्र सरकार से पैसा लेकर के यह प्रदेश, जब हम फंड की बात करते हैं, जब आर्थिक दृष्टि से बात करते हैं, तो आज यह प्रदेश 4 लाख करोड़ के घाटे में है और यह केसीआर की सरकार का नतीजा है। और जहां अगर मैं बात करूं रोजगार की, तो केसीआर की तरफ से, केशव चंद्रशेखर राव की तरफ से लोगों को रोजगार मिल चुका है। लोगों को रोजगार कैसे मिल गया है? लोगों को रोजगार इस तरीके से मिल गया है क्योंकि उसके नाम पर रोजगार का अर्थ है उसका बेटा, उसकी बेटी, उसके 2 दामाद खुद ड्राइविंग सीट पर
कार फुल है, हाउस फुल हो चुका है, अब कार में जगह नहीं है, रोजगार फुल हो चुका है, ये हमको समझना चाहिए। मित्रों, ऐसी भ्रष्ट सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत से मुद्दे हैं, इस पर चर्चा होगी। जो आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी ने तेलंगाना को दिया है वो सही मायने में धरती पर नहीं लग रहा है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, स्कीमों का बदला जा रहा है, और इसलिए समय आ गया है कि अब डबल इंजन की सरकार चाहिए, ऊपर मोदी जी की सरकार चाहिए, तो तेलंगाना में भी कमल खिलना चाहिए, कमल खिलना चाहिए, कमल खिलना चाहिए। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने अपने दौरे तेज कर दिए हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में बिजली संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 73% लोगों के बिजली बिल 0 आते हैं और 24 घंटे बिजली मिलती है। अपने संबोधन में सीएम केजरीवाल ने आगे क्या कहा, आप खुद सुने। मुझे लगता है थोड़े दिन तक गुजरात के सेक्रेटेरिएट में भी रात को ही बिजली आनी चाहिए। इन मंत्रियों को भी थोड़े दिन रात को ही काम करने का मौका। इनको बोलो तुम भी रात को काम करोगे, रात को दफ्तर खुलेगा, रात को बिजली। ये क्या मजाक बना रखा है कि किसानों को रात को बिजली देते हैं? सारी सारी रात किसान जागेगा तो फिर वो सोएगा कब? अपनी जिंदगी कैसे जिएगा? और वो भी 6-7 घंटे की बिजली देते हैं, और वो भी इतनी महंगी देते हैं। अभी वहां पे भाई साहब बता रहे थे कि 5-5 हजार रुपये महीने का बिल उनको देना पड़ता है। नया कनेक्शन नहीं मिलता है, कई कई सालों का वेटिंग लिस्ट है, और वो 6 घंटे जो आती है उसमें भी पावर कट लगता है। मेरे को याद है पिछले 2014 के चुनाव के पहले बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली भी आए, उत्तर प्रदेश भी गए, जब चुनाव लड़ रहे थे लोग, पूरे देश में जा जाके उन्होंने छाती चौड़ी करके बोला गुजरात में बिजली बनती है, यहां पे बिजली आती है तो न्यूज बनती है। अब मेरे को पता चला यहां पे तो बिजली जाती बहुत है, और न्यूज क्यों नहीं बनती है? बेचारे न्यूज वालों को डरा रखा है इन लोगों ने। न्यूज वाले सारे डरते हैं। आप लोग अच्छे हैं, आप लोगों का कसूर नहीं, आप हमारी तरह हैं। जैसे उन्होंने पूरे देश को डरा रखा है, ऐसे आपको भी डरा रखा है। तो न्यूज बनती ही नहीं है। बिजली जाती है तो न्यूज बनती नहीं है। आज पता चला बिजली कितनी जाती है, इसलिए मैंने पूछा, अभी आप लोगों से पूछा कि बिजली जाती है क्या? आप लोगों ने कहा जाती है, बहुत जाती है, गांव में भी जाती है, शहर में भी जाती है। तो पूरा झूठा प्रचार किया हुआ है। जब हम पहली बार दिल्ली का चुनाव लड़े थे, उसके पहले मैं दिल्ली की गली गली में जाया करता था, लोगों से बात किया करता था। हमारे से पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। वहां पे इतने बिजली के बिल आते थे, लोग रोते थे। मैं जिस गली से निकल जाता, लोग अपने बिजली और पानी के बिल लेके खड़े होते थे दिखाने के लिए कि देखिए सर, इतने 1000 रुपए का बिल है, हम अपना परिवार कैसे पालेंगे। डॉक्टर कहते हैं कि अगर शुगर का मरीज 3-4 घंटे अगर भूखा रह जाए तो उसकी शुगर गिर जाती है और उसकी मौत हो सकती है। कई डॉक्टरों ने, मेरे परिवार वाले बड़े नर्वस हो गए कि ये 15 दिन का अनशन कैसे करेगा। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना पर। मैंने 15 दिन का अनशन किया, केवल पानी पिया, और आज आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। जब आप सत्य के रास्ते पे चलते हैं, जब आप लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तो फिर ऊपर वाला आपका साथ देता है। 15 दिन में भूखे रहा। दिल्ली में लगभग 15 लाख लोगों ने साइन करके दिए कि बिजली के बिल कम होने चाहिए। जब शीला दीक्षित जी नहीं मानी तो लोगों ने फिर कहा कि केजरीवाल जी आप चुनाव लड़िए। अब ये शीला दीक्षित मानने वाले नहीं है, इसको हराएंगे हम। आप आइए और आप खुद बिजली के बिल कम करिए। बिजली फ्री करने के लिए हमने, अगर मैं आपका टैक्स बढ़ा देता और फिर बिजली फ्री करता, तो ये हो गया कि एक हाथ से ले एक हाथ से दे। इस जेब से लिया और इस जेब में दे डाल दिया, तो वो तो चोरी हो जाती। अगर आपके मैं बिजली फ्री करने के लिए लोन लेता, सरकार को कर्जे में डुबो देता, तो गलत बात थी। हमने दिल्ली के अंदर टैक्स कम किया, कोई लोन नहीं लिया। आज, पहले दिल्ली सरकार घाटे में चल रही थी, आज दिल्ली सरकार नफे के अंदर चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है।
सारा घाटा पुराना पूरा कर दिया दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार के ऊपर आज जीरो लोन है, कोई लोन नहीं है दिल्ली सरकार के ऊपर। आज दिल्ली के अंदर दिल्ली के 70%, 73% लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं और 24 घंटे बिजली आती है। और पंजाब में 80% से ज़्यादा लोगों के बिजली के बिल जीरो आया करेंगे और उनको भी अभी 24 घंटे बिजली नहीं है। पुराना 70 साल ने का इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया हुआ उसको टाइम लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2-2.5 साल के अंदर पंजाब की भी पूरी व्यवस्था को ठीक करेंगे। वहाँ भी लोगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी, किसानों को भी पर्याप्त बिजली मिलना चालू होगी। ये 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली, ये एक जादू है कि नहीं है? पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया कि 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। ये केवल जादू मेरे पास है और किसी को करना नहीं आता। ये ऊपर वाले ने केवल मेरे को विद्या दी है, मेरे को आता है बस, और किसी को नहीं आता। विद्या क्या है? हमारी नीयत अच्छी है, हम ईमानदार लोग हैं, बस ये विद्या है हमारी। हम बिजली कंपनियों से पैसे नहीं खाते, हम बिजली कंपनियों को ठीक कर देते हैं, हम जनता के हक में काम करते हैं। दूसरी पार्टी वाले इधर से डोनेशन चुनाव का, उधर से डोनेशन, इस कंपनी से डोनेशन, हमें कोई डोनेशन नहीं चाहिए। हमारा तो डोनेशन आप ही हो, जनता हमारा डोनेशन है। तो गुजरात में भी बिजली सस्ती हो सकती है, गुजरात में भी बिजली फ्री हो सकती है, गुजरात में भी 24 घंटे बिजली हो सकती है। शर्त एक ही है, आपको राजनीति बदलनी पड़ेगी, आपको सत्ता बदलनी पड़ेगी, आपको ईमानदार पार्टी को लाना पड़ेगा। ये इतना चिल्लाते हैं केजरीवाल फ्री 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 क्यों देता है। मैं देख रहा था, इनका एक बहुत बड़ा नेता कह रहा था गुजरात के लोगों को फ्री नहीं चाहिए। अरे तुम पहले अपनी बिजली तो छोड़ो फ्री, तुमको तो फ्री बिजली मिल रही है, खड़े होके कहते हो गुजरात के पहले मंत्रियों को फ्री बिजली मिले, कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात के लोगों को मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? गुजरात की बिजली की समस्या का समाधान लेके आऊंगा। इतवार को फिर मिलेंगे, इतवार को बात करेंगे। गुजरात को सब लोग मिलकर गुजरात का विकास करेंगे। गांधी और सरदार पटेल के सपनों का गुजरात मिलके बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 की 16,135 नए मामले सामने आए, 24 लोगों की मौत। एयर इंडिया में वैकेंसी देख बहाना मारकर इंटरव्यू देने निकले इंडिगो के कर्मचारी, डीजीसीए ने लिया एक्शन। एकनाथ शिंदे ने जीता सदन का विश्वास, फिर बिखरा उद्धव खेमा, लगे ईडी के नारे। आजादी का संग्राम सिर्फ कुछ लोगों का नहीं है इतिहास, पीएम बोले भारत के कड़-कड़ के त्याग और बलिदान का है इतिहास। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा विदेशों में अपने मित्रों का भविष्य सुरक्षित करने वाले पीएम मोदी ने युवाओं को बेरोजगार बनने के लिए छोड़ा।
विधान परिषद हो गई कांग्रेस मुक्त। रामपुर आजमगढ़ में भी हुई जीत। सरकार की दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे। एकनाथ शिंदे सरकार को ममता बनर्जी ने बताया अवैध। कहा विधायकों को पैसे के अलावा और कुछ भी दिया गया। कुल्लू बस हादसे पर बोले राष्ट्रपति कोविंद, लोगों की मौत की खबर से व्यथित हूं। गुजरात के सचिवालय में सिर्फ रात को मिले बिजली। केजरीवाल बोले किसानों को भरना पड़ता है 5-5 हजार का बिल। दिल्ली में विधायकों मंत्रियों के अच्छे दिन। वेतन बढ़ोतरी का बिल विधानसभा में पास। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।